अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पूरा हम रीप्ले में बात करेंगे जनाब पाकिस्तान के जो रिसेंटली स्क्वाड अनाउंस हुए वर्ल्ड कप के अंदर। अभी उन्हें अपने 3 प्लेयर्स को आउट करना है। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है। फिर कल जो एक बड़ी हैरान कुन किस्म की रिपोर्ट आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेडिकल पैनल के लिहाज से। उसके बाद फिर डॉक्टर सहेल सलीम साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़ा और हमारे फास्ट बॉलर्स का फ्यूचर किस अंदाज से हैंडल हो रहा था, ये खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में उन्होंने खुद लिखकर बताया कि पास्ट में क्या कुछ होता रहा। इस हवाले से पूरा में तफसीली बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तज्जियाकार, स्पोर्ट्स एंकर मिर्जा इकबाल बेग साहब हमें जो है वो प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं रीप्ले हेडलाइंस। और अब बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब से। इकबाल भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले आपसे सवाल पाकिस्तान के T20 स्क्वाड्स के हवाले से। दुनिया भर ने स्क्वाड अनाउंस किए, हमने ऑप्टेड किया कि हम 18 रुकनी स्क्वाड के अनाउंस करेंगे और उसके बाद बिल्कुल आखिर में जाके हमारी जो है वो अनाउंसमेंट होगी। कोई सरप्राइज नहीं है, माजी में भी ऐसे ही होता रहा है सर, और यही इंडिकेट करता है कि हमारे प्लान शायद परफेक्ट नहीं होते। शायद इसीलिए अब्दुल गफ्फार मुनीर नियाजी ने जो उनका एक मिसरा है ना कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हमेशा देर कर देता है इस मामले में। और अब आप देखें कि न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया, ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने, अफगानिस्तान ने, दुनिया की बेशतर टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया। न्यूजीलैंड ने तो नया तरीकाकार अपनाया, बच्चों से उन्होंने ऐलान करवाया। इंडिया ने प्रेस रिलीज के जरिए ऐलान किया और इंग्लैंड ने भी प्रेस रिलीज के जरिए, अफगानिस्तान ने भी। लेकिन आप नोट करें कि जो इंडिया ने ऐलान किया, उन्होंने अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें कप्तान जो है रोहित शर्मा और हेड जो चीफ सेलेक्टर है अजीत अगरकर वो आए। और हमारे यहाँ आपने देखा कि 4 सेलेक्टर्स बैठे हुए थे। उनमें से एक सेलेक्टर तो ज्यादा बात ही नहीं कर सकते थे, बिलाल अफजल साहब, उनको डाटा एनालिस्ट के तौर पर लिया गया है। और बाकी 3 सेलेक्टर्स एक दूसरे का बोझ एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, अगर अब्दुल रज़ाक से सवाल हो तो वो माइक जो है वो यूसुफ की तरफ कर दें, यूसुफ फिर रज़ाक की तरफ, और रज़ाक फिर वो कलीमुल्ला और समीउल्लाह याद आ गए कि एक राइट विंग पे खेलता था, एक लेफ्ट विंग पे। तो हमने संजीदगी से नहीं लिया। और ये 18 खिलाड़ी जो हमने ऐलान किए हैं इस मरतबा, कम से कम आपके शो में भी मैं बोला, आप भी बोलते हैं, सब लोग बोल रहे थे कि यूसुफ के होते हुए वहाब रियाज अगर कमान संभालेंगे तो ये ज्यादती होगी। यूसुफ ने 90 टेस्ट मैचेस खेले, वहाब रियाज ने तो सिर्फ 27 टेस्ट मैच खेले। तो वहाब रियाज साइड में बैठे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना इनपुट दिया। मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान की फिटनेस के मसाइल हैं। अभी नसीम शाह की फिटनेस पर भी मेरी जो अंदर के जराए बताते क्वेश्चन मार्क है, और वो टीम में शामिल है 18 रुकनी। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात है कि हसन अली, जिन्होंने 9 सितंबर 2022 को अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के खिलाफ दुबई में खेला था, वो आउट ऑफ नोवेयर 18 में जगह बनाने में कामयाब हो गए। यही वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर थे जब उन्होंने मोहम्मद वसीम को मुंतखब करके न्यूजीलैंड के दौरे पर भेजा था T20 सीरीज में, आपको याद होगा। और अब हसन अली को उन्होंने रख लिया है, वसीम जूनियर बाहर है। मोहम्मद अली कहाँ चले गए, जिन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया था मुल्तान सुल्तान की जानिब से PSL में। तो बहुत सारी चीजें, लगता है मेच्योरिटी नहीं है सेलेक्टर्स में। सब पहली मरतबा सेलेक्टर बने। मोहम्मद यूसुफ भी, वो बैटिंग कोच तो रहे लेकिन सेलेक्टर पहली मरतबा, अब्दुल रज़ाक भी, वहाब रियाज भी। तो मेच्योरिटी नजर नहीं आई और कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। अल्लाह खैर करे। एज अ पाकिस्तानी हम और आप ये चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन जब खिलाड़ियों के तलवार लटकी रहेगी कि 18 में से वो कौन से 3 होंगे जो वापस जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली खिलाड़ियों पे तो असर तो पड़ेगा ही ना। बिल्कुल, स्क्वाड जी हमारे सामने है और आप देख सकते हैं कि 18 रुकनी स्क्वाड है जिनमें से 3 प्लेयर माइनस होने। इकबाल भाई, आपका बड़ा तजर्बा है, क्या लगता है कि कौन से मुमकिन 3 खिलाड़ी आपको लग रहे हैं? जैसे कि हसन अली, वो तो है भी बैकअप हैं, हारिस रऊफ का अल्लाह करे वो फिट रहें, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि शायद अभी वो भी मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है। और ख़ास तौर पर जो शोल्डर की उनकी इंजरी है उसका ताल्लुक ना सिर्फ बहुत तेज़ बॉलिंग में उनको कोई प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, और फिर फील्डिंग में भी जब वो थ्रो करते हैं, फास्ट बॉलर हैं, ज़्यादातर उनको थर्ड मैन पर फील्डिंग करना पड़ती है, बहुत तेज़ थ्रो वहाँ से फेंकनी पड़ती है। तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान। उसके अलावा सर आपके ख्याल में कौन से 2 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो आपको लगता है सवालिया निशान है? देखिए, क्रिकेट में गिमिक्स चलते हैं अब्दुल गफ्फार, चालाकियां, इसीलिए तो क्रिकेट को चालाकियों का नाम दिया गया इस खेल को। तो आप देखें, टाइमिंग्स देखें, बुलाया कब है हसन अली को और कहां वो खेलेंगे। आयरलैंड या इंग्लैंड की जो पिचेस हैं, वहां की कंडीशंस वो हसन अली के लिए आइडियल कंडीशंस हैं। आप हसन अली का रिकॉर्ड उठा के देखें कि 50 T20 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान की जानिब से खेले, 129 रन है और 60 विकेटें। तो वहां की कंडीशन में अगर वो आउट कर गए तो ये
मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उनको जिस तरह वर्ल्ड कप 2023 में 50 ओवर्स के स्क्वाड में देख रहे थे, इस तरह इनको यहाँ भी देखेंगे। और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि एक तो इरफान खान नियाजी, वो उनका मुझे लग रहा है कि शायद वो ना हो मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि सलमान अली आगा आ गए। और एक आप कह रहे हैं कि हारिस रऊफ की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है, तो और बाकी एक और कोई प्लेयर जो है इनमें से जाएगा। फास्ट बॉलर हम इतने सारे लेके जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप देखें इंडिया ने अपनी टीम का ऐलान किया, सिर्फ 3 फास्ट बॉलर रखे हैं, क्योंकि वहां की पिचेस जो है, खासतौर पर अमेरिका में जो आपके मैचेस हैं, आपका मैच डैलस में 6 जून को अमेरिका से, फिर 9 जून को आपका इंडिया से है, वो आपका न्यूयॉर्क में है, फिर उसके बाद 11 जून को आपका एक मैच है आयरलैंड से, फिर कनाडा से है, और फोर्ट लॉडरडेल में। तो ये सारी पिचेस स्लो पिचेस है, यहाँ स्पिनर्स के लिए ज्यादा चांस होगा। तो मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर जो है वो ड्रॉप होगा और इरफान नियाजी जो है वो ड्रॉप होंगे, और फिर देखते हैं। उस्मान खान तो होंगे टीम में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अब क्या करते हैं ये सिलेक्टर्स पे डिपेंड करता है, स्पिनर को रखते हैं नहीं रखते, क्या करते हैं। ठीक है, इकबाल भी हमने देखा कि जो न्यूजीलैंड सीरीज थी खासतौर पर करते हैं उस वक्त मोहम्मद हफीज़ का ये दावा था, फिर अभी जो लास्ट सीरीज थी कि हम बहुत सारे नौजवानों को आजमाएंगे, लेकिन हमने देखा कि ना हसीब आए, ना हारिस को चांस मिला, उसामा मीर भी ड्रॉप हो गए, इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आमिर जमाल जो कि हमारे बड़े हीरोइक किस्म की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में देकर आए, लेकिन उनको भी T20 में जगह नहीं मिली। तो वो यंगस्टर में निसार पूरी दुनिया कर रही है। आप देखें कि पैट कमिंस की जगह मिचेल मार्श कप्तान बने हुए हैं, स्टीव स्मिथ को ड्रॉप कर दिया गया है, भारत ने भी इसी तरह अपने यंग प्लेयर्स को आगे किया है। तो सर हमारे यहाँ तो इमाद वसीम आमिर की वापसी, और फिर वसीम जूनियर, हसीब, हारिस, इस तरह के सब नौजवान क्रिकेटर्स जो हैं वो, इनको भी शायद 7 मैच मिलते हैं, मे बी कि ये परफॉर्म करके टीम में चले आते। मोहम्मद अली को आप भूल गए। मोहम्मद अली भी सर बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, बिल्कुल फास्ट बॉलर, उसको नहीं। ये हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है, दुनिया जो है वो आगे की तरफ देखती है, हम पीछे की तरफ देखते हैं। अब आप बताएं, आपके पास इतने सारे एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हैं, नो डाउट कि आमिर का तजुर्बा है, लेकिन आमिर को लाने की क्या जरूरत थी। इमाद वसीम चूंकि वापस आए हैं, आपके पास इतने स्पिनर्स हैं, इमाद वसीम, उनसे नई गेंद भी नहीं कराई गई। आपने देखा होगा कि उनको आखिरी मैच में तो सिर्फ 1 ओवर दिया गया। तो हम लोगों की पॉलिसी क्या है, यही वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर थे अब्दुल गफ्फार, जब इन्होंने आमिर जमाल को सिलेक्ट किया था। अब यही वहाब रियाज है जो उनको नहीं सिलेक्ट कर रहे। तो समझ में नहीं आ रहा। आप बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया है कि हमारी पॉलिसी जो है वो इस तरह की है कि हम पीछे की तरफ देखते हैं बजाय आगे की तरफ देखने के। और यंगस्टर्स को हम जो बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहे थे, अजहर महमूद के रोटेशन होगा और बाबर आजम भी रेस्ट करेंगे, किस मैच में बाबर आजम ने रेस्ट किया? पूछे कोई अजहर महमूद से, रोटेशन किधर गया? क्या रोटेशन ये होता है कि आमिर को 2 मैच बिठा दिए या शाहीन शाह अफरीदी को बिठा दिया, रोटेशन हो गया? आपने बैटिंग ऑर्डर में क्या किया? बैटिंग ऑर्डर में तो आपके वही ओपनर रहे, साइम अयूब और बाबर आजम। तो कौन सी रोटेशन पॉलिसी थी? क्या बाबर आजम नीचे आए? क्या कोई और प्लेयर्स को आपने ऊपर ट्राई किया? बहुत सारी चीजें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि इनका थिंक टैंक पीसीबी क्या कर रहा है। और सर जैसे आपने निशानदेही की कि जो फैसले न्यूजीलैंड में हुए थे उसके बरक्स जो फैसले हुए, लेकिन हमारे सिलेक्टर वही मौजूद हैं, यानी कि स्पेशली वहाब रियाज जो कि इस वक्त सबसे पावरफुल शायद सिलेक्टर हैं। आप भी उनके बारे में बात करते रहे हैं। सर शॉट्स कौन खेल रहा है ओपनली? मतलब क्या बाबर आजम जब कप्तान बन के वापस आए हैं तो क्या इमाद आमिर पे उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, और क्या ये सिलेक्शन कमेटी का फैसला है? क्या कुछ चीज़ें बोर्ड ने डिसाइड की हैं? आपके पास सर बड़ी खबरें होती हैं अंदर की, जरा बताएं ना कौम को कि जो लोग देख रहे हैं कि असल शॉट्स खेल कौन रहा है। देखिए, ये मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को ये गारंटी दी गई थी आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें और आपको पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। बाबर आजम जो थे वो इन दोनों के हक में नहीं थे। आपको याद होगा कि मोहम्मद आमिर बाबर आजम पर खुली तनकीद करते थे। इमाद वसीम भी बाबर आजम से खुश नहीं थे, क्योंकि बाबर आजम इमाद वसीम पर मोहम्मद नवाज को प्रेफर करते थे। तो वो बाबर आजम तो खुश नहीं थे, और उसका आपने देख लिया कि उन्होंने आमिर को भी रेस्ट कराया, उन्होंने इमाद वसीम को अगर खिलाया तो बॉलिंग कम दी, एक मैच में उन्होंने उनसे पावर प्ले में कराई, एक मैच में नहीं कराई। तो इसका मतलब है कि बाबर आजम की मंशा पर, जिस तरह हसन अली अगर टीम में शामिल हुए तो उनका कोई सपोर्टर नहीं है सिवाय बाबर आजम के। तो बाबर आजम की वजह से सारे शॉट्स बाबर आजम खेलने, लेकिन क्योंकि मोहसिन नकवी साहब मसरूफ है, इतनी उनके पास इंपॉर्टेंट वजारत है, तो वहाब रियाज पर वो ज्यादा रिलाय कर रहे हैं। अब क्रिटिसिज्म वहाब रियाज पे होना शुरू हुआ है तो थोड़ा सा वो पीछे हटे। वो तो सीनियर टीम के मैनेजर भी बन गए, आपको पता होगा। वो तो सारे शॉट्स खेल रहे हैं, और वो शॉट खेलने के लिए आपने एक वीडियो देखी होगी, वो शॉट मारने के लिए जा रहे थे तो
अजहर महमूद ने उन्हें मना कर दिया कि मैनेजमेंट का कोई आदमी नहीं आएगा, जिसमें छक्कों की प्रैक्टिस हो रही थी। और वहाब नाराज हो गए। तो लगता ये है कि कहीं वो किट उतार, वो जो अपनी मैनेजरशिप छोड़कर कहीं किट पहनकर मैदान में ना उतर जाए, क्योंकि वो आखिरी जो पाकिस्तान जो PSL का मैच था वो 17 मार्च 2023 को खेले। तो सारे शॉट्स जो है वो वहाब रियाज खेल रहे हैं, वही गाइड करते हैं, वही उनके साथ। अब यूसुफ को देखें, नौकरी के लिए कितने आराम से उनके साथ बैठे हुए हैं, और बस अब्दुल रज़ाक को देखें वो जुगते लगा रहे हैं। अब इन लोगों को पता है नहीं। बिलाल अफजल को देखें, ना बोलते हैं ना सुनते हैं, बस सिर्फ देखते हैं। तो बहुत सारे मसाइल है इस सिलेक्शन कमेटी के साथ। एक सिलेक्टर बाबर आजम नहीं आए, वो भी सिलेक्टर है, उनको भी होना चाहिए था। चले गैरी का स्ट्रेंथ तो इस वक्त इंडिया में है। तो बहुत सारे मसाइल है, अब देखना पड़ेगा इनको हैंडल किस तरीके से किया जाए। बिल्कुल, जैसे आपने मिसाल दी, रोहित शर्मा जी आगाकर ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पाकिस्तान की रवाना होगी आयरलैंड इंग्लैंड से पहले, तो वहीं से फिर इनको जो है रवाना होना है वेस्ट इंडीज अमेरिका। तो जरूर कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ताकि गेम प्लान जो है वो समझने का और सवाल करने का मौका मिल सके। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के हवाले से। और कल जो प्रेस रिलीज आया डॉक्टर सोहेल सलीम साहब के हवाले से, और उसके नीचे जो जुमला था, आई थिंक इकबाल भाई समझ गए होंगे, वो बड़ी खूबसूरती से बस वहाँ पे रो दिया गया कि उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। शायद यही एक तरीका था सिर्फ इस चीज़ को मेंशन करने का। लेकिन सर बड़ी हैरान कुन और बड़ी अजीब किस्म की बातें हैं। आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जो मीडिया डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया कि क्या क्या होता रहा पाकिस्तान के जो आपका मेडिकल पैनल है। तो लोगों को बड़ी हमदर्दी है पाकिस्तान के यंग फास्ट बॉलर स्पेशली एहसानुल्लाह से कि उनका केस इस तरह से हैंडल किया गया। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। आपको याद होगा डॉक्टर सोहेल सलीम को फारिग कर दिया गया था जब कोविड का मामला हुआ था। जी हाँ। और फिर उसके बाद उन्हें ज़का अशरफ दोबारा लेकर आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेडिकल पैनल के सरबराह बने। और आप देखें कि एक डायरेक्टर नहीं गया, आज एक और विकेट गई है। नायला भट्टी भी, पहले आलिया रशीद ने रिजाइन कर दिया था, उससे पहले बाबर हामिद डायरेक्टर कमर्शियल चले गए थे, बिलाल रजा डायरेक्टर लीगल थे वो रिजाइन कर गए। तो ये इस्तीफों का मौसम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। लेकिन बिल्कुल बात सही है मोहसिन नकवी साहब की कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और डॉक्टर सोहेल सलीम चूंकि पैनल का है, मेडिकल पैनल के, तो जिम्मेदारी उनके कांधों पर आयद होती है कि एहसानुल्लाह को डायग्नोज गलत किया गया, उसकी कोहनी का कहाँ ऑपरेशन हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये तो बिल्कुल सही उन्होंने किया। और फिर सोहेल सलीम साहब ने बाइज्जत तरीके से खुद जाने को तरजीह दी, जिस तरह दीगर डायरेक्टर्स ने भी रिजाइन करके बाइज्जत अंदाज से खुद जाने की बजाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस रिलीज जारी करे कि उनको फायर कर दिया गया है। लेकिन ये अच्छा फैसला है। और अब देखते हैं कि जो इंग्लैंड भेजा है एहसानुल्लाह को, अब उसकी फिटनेस की क्या रिपोर्ट आती है। अरशद इकबाल का नाम भी एक फास्ट बॉलर, और वो जो अंडर 19 का फास्ट बॉलर था जीशान जमीर, उसका नाम भी है। उनके हवाले से भी बहुत सारी इत्तलात हैं कि गलत उनको ट्रीट किया गया। ठीक है इकबाल भी, इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो स्टार्स अब तक जो है मोहसिन नकवी साहब ने रखा हुआ है, उसके बाद हमने देखा कि फिर ये खबरें भी आई कि लाहौर एक ही वेन्यू जो है वो फाइनलाइज होगा। लेकिन आपको लगता है कि जैसे भारत में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, जो माहौल बना हुआ है, और पाकिस्तान भारत सीरीज़ नहीं होती, लेकिन ये ICC का इवेंट है इकबाल भाई, लोग ये कहते हैं कि शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल एक बड़ी वीक किस्म की जो है वो एक तंजीम है, लेकिन ICC काउंसिल जो है वो एक पावरफुल है। गो कि भारत का इन्फ्लुएंस है, लेकिन ICC इवेंट में हर मुल्क को खेलने आना पड़ता है। तो क्या यही उम्मीद रखें हम? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है अब्दुल गफ्फार, लेकिन जिस तरह नकवी साहब ने कहा कि भारत आकर खेलेगा, बड़ी हेडलाइन बन गई कि सिर्फ भारत लाहौर में ही खेलेगा, कयाम करेगा। अभी तक इस हवाले से कुछ पेशरफ नहीं हुई है। आपने देखा होगा इससे पहले भारतीय मीडिया ने ये उड़ाना शुरू कर दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी हाइब्रिड मॉडल को आजमाया जाएगा और शायद पाकिस्तान भारत के मैचेस कहीं और हो। और भारतीय मीडिया ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो अब मोहसिन नकवी साहब से जब सवाल करते हैं सहाफी, तो वो कहते हैं जरूर आएगी। अभी तक कोई कंक्रीट ऐसी चीज सामने नहीं आई, ना ICC की जानिब से ना BCCI की जानिब से। लेकिन मोहसिन नकवी साहब अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो शायद वो कन्विंस कर ले, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है वजारत दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला भी है, तो कन्विंस कर ले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बजाय अभी हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी कोई
कंक्रीट चीज सामने नहीं आई है, सिर्फ खबरों की हद तक ही है अब्दुल गफ्फार। बिल्कुल। और इकबाल भी, लेकिन आईसीसी इवेंट में जो एक प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि जो डेलीगेशंस जैसे सिक्योरिटी का, फिर पिच का वफ्द आया उनका देखने के लिए, मुलाकात की, अब वो चीज़ें ऑन कोर्स है। फिर दुनिया की 60 टीमें जिनको बाकी आना है, कमोबेश सभी पाकिस्तान आकर जा चुकी हैं, और उनके जो सिक्योरिटी वफ्द हैं उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के जो इंतजामात हैं उन पर इत्मीनान का इज़हार किया। तो पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम तो बड़ी हद तक माशाल्लाह किया हुआ है, और शायद भारत को अब सियासत से अगर अपने आप को बात रखे तो आई थिंक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है कि टेक्निकली तौर पे तो उनका आना बनता है। बिल्कुल बनता है, लेकिन 16 साल पहले आखिरी मर्तबा भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी, आपको याद होगा 2008 में जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था उससे उसे खेलने आई, वरना से पहले 2004-05 में भारतीय टीम आई, पाकिस्तानी टीम जवाबी दौरे पर भारत गई, और फिर आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ने 2011-12 में जब ज़का अशरफ चेयरमैन थे वो सीरीज शॉर्टर वर्जन की खेलने के लिए भारत का दौरा किया था। तो उम्मीद तो की जा रही है। अब ये कि आईसीसी, जो कि आपने खुद कह दिया कि भारत के इन्फ्लुएंस में जो ग्रेगरी हैं जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, ग्रेगरी बार्कले जिनको कि आईसीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया, उनको भारत का सपोर्ट था ना, शशांक मनोहर की जगह उनको बनाया गया। तो ऐसा कैसे होगा? और आईसीसी में भी जो ममालिक हैं वो भारत से इन्फ्लुएंस्ड है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, और फिर जो दूसरे ममालिक हैं। तो मुझे लग रहा है कि आईसीसी इस हवाले से कोई ना कोई हल निकालेगा। अगर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं इलेक्शन, लोग कह रहे हैं उसके इम्कानात बहुत हैं, आपको पता है 2014 से वो इख्तिदार में है, तो अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वही बात शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान जो है वो हम न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करे, वो पुरानी कहानी रटी रटाई शुरू कर देंगे। तो अब देखें आईसीसी क्या स्टैंस लेता है, ये भी देखना होगा। सर, हाइब्रिड मॉडल चूंकि हम एक दफा एशियन क्रिकेट काउंसिल की वजह से जो है इंप्लीमेंट कर सके, तो अगर इस दफा कोई ऐसी बात आती है, आपके ख्याल में स्टांस क्या होना चाहिए? चूंकि मोहसिन नकवी साहब जैसे आपने कहा कि वज़ीर दाखिला भी हैं, फिर उनके पास बड़ी पावर्स हैं, शायद हुकूमत से अब जैसे पहले माजी में ऐसा होता था कि हुकूमत से पूछने के लिए इंतजार करना पड़ता था, टाइम देना पड़ता था बहुत सारी चीज़ों पर, तो अब तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती हैं। तो आई थिंक एक सख्त स्टांस आपको लगता है कि लिया जा सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं। इस वक्त तो वो एक इस मौजूदा हुकूमत के एक अहम तरीन और ताकतवर तरीन वजीर है मोहसिन नकवी साहब। बाद लोग तो कह रहे थे कि शायद उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ना बना दिया जाए, लेकिन इसहाक डार साहब बीच में आ गए। तो मोहसिन नकवी साहब यकीनन उनको स्टैंस लेना चाहिए, खुद तो मीडिया से वाबस्ता रहे हैं और उनको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें वो जानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ग्राउंड्स की अब रेनोवेशन की उन्होंने बात की है कि 3 ग्राउंड्स को हम तैयार कर रहे हैं, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी। अब वो कह रहे हैं कि हमने शेड्यूल भेज दिया, लेकिन वो बता नहीं रहे। जिस तरह अभी वो कराची आए थे, जो विमेन का जो हुआ था वनडे, उसके एंड में वो आए थे कराची, तो उन्होंने कोई खुली बात नहीं की, उन्होंने कोई तारीख नहीं बताया, उन्होंने कहा हमने भेज दिया है शेड्यूल। अब आईसीसी को जब वो भेजेंगे और आईसीसी उस पर क्या करता है, क्योंकि आप देखें आईसीसी में ज्यादातर लोग जो हैं वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया के लोग हैं। तो आईसीसी क्या करती है, रुकन ममालिक आईसीसी के जो पावरफुल रुकन ममालिक हैं जिनमें इंग्लैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, वो क्या किस तरीके से साथ देते, ये भी देखना होगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का ये बात उनकी बहुत अच्छी है कि उन्होंने कहा नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान नहीं होगी। अब ये अलग बात है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसमें कोई गड़बड़ हो जाए, लेकिन बजाय यही लगता है। ठीक है, पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो वुमेन क्रिकेट का जो जिक्र किया, तो थोड़ा वहाँ पे जो है वो सवाल है, एक मैच जरूर जीते, इस पर भी जरूर बात करेंगे, और फिर पाकिस्तान में जो इस वक्त दीगर खेलों की सूरत हाल है, शॉर्ट रिकैप करेंगे इकबाल भाई के साथ इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा हम रिप्ले में खुश आमदीद। इकबाल भाई, पाकिस्तान टीम का एक टॉपिक रह गया था, मैंने आपसे बात करूं, जिस तरह कि हमने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, हमने नायब कप्तान भी अनाउंस नहीं किया, और बल्कि मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, आपने कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बिल्कुल देखी, और आपने वो मंजर भी देखा होगा जहां शायद मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि मेरे ख्याल में कैरी कर्स्टन इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे, तो वहाब रियाज फौरन को बताते हैं जी आयरलैंड नहीं, इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे। तो ये भी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल गफ्फार के वाइस कैप्टन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ अब तक। तो इसका मतलब है कि रिजवान की फिटनेस का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर रिजवान फुल्ली फिट नहीं होते तो फिर शादाब खान के सर पर नायब कप्तानी का हुमार सजेगा। आप देखें, हम अभी तक क्लियर नहीं है, दुनिया की दीगर टीमों में अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, आईपीएल के जो भारतीय प्लेयर्स खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन अगर वो सेलेक्ट नहीं हुए तो वो उनके सर से बोझ उतर गया।
हमारे यहाँ क्या है कि हमने तलवार लटकाई हुई है कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, अगर तुम फुल्ली फिट होगे तो वर्ल्ड कप में जाओगे। अब कितना, 1 महीने से कम वक्त रह गया, 1 महीना जी रह गया। तो बहुत मसाइल है। शुरू में आप कह रहे थे कि वीजे लगवाने भी गए, 30 खिलाड़ियों के वीजे लगे। जी। तो अब देखते हैं कि अगर इनमें से भी कोई अनफिट होता है तो फिर क्या बाहर से कोई लड़का लेते हैं जिसका वीजा लगा हो। अच्छा, इकबाल भी कुछ हल्की ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद मोहम्मद रिजवान, आपको पता है, और ख़ासतौर पर वो आपको याद होगा जो एक एजेंट की कंपनी जो है वो ज़ेर अताब आई थी, फिर इंतमामुल हक साहब को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा, इंक्वायरी हुई थी, उसका आज तक कुछ पता तो नहीं है। बहरहाल खैर वो बोर्ड ही तब्दील हो गया, यही मसला, किससे पूछें, अब तो नया बोर्ड आ गया। तो सर ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद रिजवान के ऑप्शन से कतरा रहे हैं, कोई नया ऑप्शन सोच रहे हैं, कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं है? नहीं, लग तो नहीं रहा, लेकिन रिजवान की डोमिनेंस बहुत थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन में। आप अंदाजा लगाएं कि वो अपने केपीके के लड़कों को बहुत सपोर्ट करते चलाए हैं, चाहे वो मोहम्मद हारिस हो, चाहे वसीम जूनियर हो, बेशुमार लड़कों को उन्होंने सपोर्ट किया है। तो रिजवान की डोमिनेंस तो थी सिलेक्शन में, लेकिन अब जब 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बना दी गई, वहाब रियाज ने शॉट्स खेलना शुरू किए, बाबर आजम को उनकी कंडीशंस पर वापस लाया गया, शाहीन शाह अफरीदी की जगह कप्तान बनाया गया, तो रिजवान थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए। और रिजवान की ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स ओपन करें। वो आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई दफा उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है। तो अब वो उसकी वजह से भी थोड़ा सबड्यूड थे कि उनके होते हुए बाबर आजम और साइम अयूब इनिंग्स ओपन कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि उन्हें बाबर आजम के साथ इनिंग्स ओपन करनी चाहिए। तो लगता ये है कि थोड़ा सा दबाव का शिकार है मोहम्मद रिजवान, और थोड़ा सा मुख्तलिफ ऑप्शन पर सोच रहे हैं। लेकिन इस सब क्योंकि उनकी फिटनेस उनके लिए प्रॉब्लम है, जब वो फिट होंगे जब भी परफॉर्म करेंगे। तो अब देखते हैं वो फिट होते हैं नहीं। अगर वो नहीं हुए तो शादाब खान डेफिनेटली विल बी द वाइस कैप्टन। बिल्कुल, आपने जैसे कहा, स्पेशली मुझे याद है नेशनल कराची में हम सब मौजूद थे जहां उन्होंने 4 नंबर पर वनडे क्रिकेट में खेलने की बात की थी, और फिर उसको बाद में अप्लाई किया गया। और शायद बड़े खिलाड़ी की बात का प्रेशर भी कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट पर होता है। आखिर में इकबाल भाई, जो टीम मैनेजमेंट जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंस हुए हैं दुनिया भर में, खासतौर पर इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, इसी तरह न्यूजीलैंड की, और जितने भी आप ही क्या राय है, चूंकि शायकीन क्रिकेट का इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। सबसे पहले अगर मैं भारत के इस वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात करूं, बड़ा स्ट्रांग लग रहा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है उनके कुछ प्लेयर, जैसे कि रोहित शर्मा, जडेजा, पांड्या आईपीएल में परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन जब वो एज अ टीम खेलते हैं तो बड़े स्ट्रांग यूनिट के तौर पर नजर आते हैं। बिल्कुल, उन्होंने एक नया प्लेयर लिया, शिवम दुबे। वो भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग करता है, उनकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है। यजुवेंद्र चहल भी है उनके पास, कुलदीप यादव भी है, रविंद्र जडेजा भी है, और शिवम दुबे भी स्पिन बॉलिंग कर लेता है। तो भारत के पास ऑप्शन बहुत है। फिर उनके पास 2 ऐसे प्लेयर हैं जो विकेट कीपर बैट्समैन है, चाहे वो ऋषभ पंत हो या संजू सैमसन हो। तो भारत की टीम बड़ी मजबूत नजर आ रही है। दूसरी तरफ इंग्लैंड को अगर आप देखें, इंग्लैंड की टीम भी मजबूत है, और इंग्लैंड के सारे क्रिकेटर्स इन फॉर्म है, चाहे वो जॉनी बेस्टो हो, चाहे जॉर्ज बटलर हो, फिल सॉल्ट हो। इन सब ने आईपीएल में जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, पैट कमिंस हालांकि कप्तानी कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श को कप्तान बनाया। हमारे यहाँ अगर ऐसा होता तो शोर मच जाता। हमारे सामने इंग्लैंड का स्क्वाड मौजूद है। जोफ्रा आर्चर की कमी बड़ी महसूस हुई थी भारत में, और इंग्लैंड का बहुत बुरी तरह हाल हुआ। और लेकिन इस बार जोफ्रा आर्चर, क्योंकि अभी भी उनकी सब्जेक्ट टू फिटनेस है, लेकिन बड़ा बूस्ट मिलेगा अगर वो फिट होते हैं, फिर उन विकेटों पे खेलने का उनको आइडिया भी है। जी हाँ, बिल्कुल, जमैका से उनका ताल्लुक है, और यूसेन बोल्ट के मुल्क से उनका ताल्लुक है। और आपको याद होगा 2019 का जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था जो इंग्लैंड में हुआ था, जोफ्रा आर्चर ने इंग्लैंड को चैंपियन बनवाने में रोल प्ले किया था। काफी उनकी स्पीड है, काफी उनके पास वेरिएशन है, तो उनकी अगर वो फिट हो जाते तो इंग्लैंड की बॉलिंग और तगड़ी हो जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कि फिटनेस का क्या मसला है, इसीलिए वो आपको पता है कि वो कोई क्रिकेट नहीं खेले, बिकॉज ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन T20 वर्ल्ड कप। तो अब फिट होकर फ्रेश होकर आएंगे तो डेफिनेटली खतरा होंगे मुकाबले। आखिर में साउथ अफ्रीका, चूंकि 2023 में जब भारत में गए तो इनकी टीम बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हेनरिक नोकिया अनफिट हुए। लेकिन इस बार ये बड़ी फुल स्ट्रेंथ टीम से आ रहे। क्विंटन डिकॉक गो के कुछ फॉर्मेट में अब नहीं खेलते, लेकिन यहाँ मौजूद है रेजा हेंड्रिक। इसी तरह हमने देखा कि PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह हेनरिक क्लासन इस बार शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं SRH के अंदर। इस वक्त जो है उनके पास डेविड मिलर जैसा मैच फिनिशर मौजूद है। फिर उनके पास मार्को जेंसन आ गए रबादा के साथ। अब इनके पास तबरेज शमसी जो कि पाकिस्तान PSL भी खेलते हैं। इसी तरह महाराजा। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग सर टीम है, लेकिन इनका मुकाबला हमेशा की तरह कि अपने आप से ही होगा कि वो चौकस का टैग है उसको उतार फेंकें, क्योंकि ऑन पेपर दे लुक वेरी स्ट्रॉन्ग दिस टाइम। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। एडन मार्करम इनके कप्तान है साउथ अफ्रीका के, और इस दफा उन्होंने
अपने साबिक कप्तान टेम्बा बाबूमा को ड्रॉप किया, उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया और सारे उनके प्लेयर जो है आईपीएल खेल रहे हैं और इन फॉर्म है, चाहे एडियन मार्करम हो, चाहे डेविड मिलर हो, जितने भी उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये मार्को यानसन हो, तो साउथ अफ्रीका जो है वो यकीनन अगर उनका वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारे तो वो टीम ऐसी है कि जिसमें पोटेंशियल है कि किसी भी टीम को वो हरा सकते हैं। अब डिपेंड करता है ना जो फॉर्मेट है अब्दुल गफ्फार, उस फॉर्मेट में ये है ना कि 5 जो ग्रुप बने हुए, हर ग्रुप से 2-2 टीमें आएंगी, फिर सुपर 8 होगा, फिर उसके बाद तो वो देखते हैं कि इस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका कहां खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके तज्जिए का, और इसी तरह बहुत तफसीली बात हुई पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट पर। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ साथ जो पीएसएल की हमारी फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड जो विनर थे उन्होंने कल सेलिब्रेशन की, वो भी आपको दिखाएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ खबरों की बात करते हैं और पाकिस्तान टीम का कैंप कल से शुरू हो रहा है और आयरलैंड इंग्लैंड उसके बाद टीम ने जो है वो वहीं से जो है वर्ल्ड कप के लिए रवाना होना है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर में कैंप शुरू हो रहा है। गुलाम मुर्तज़ा बताइए कितने रोज से कैंप है और टीम रवाना कब हो रही है, और क्या फिर वहीं से पाकिस्तान टीम ने फ्लाइट लेकर अमरीका और वेस्ट इंडीज जाना है? जी 3 रोज का कैंप है, कल से उसका आगाज होगा और 6 तारीख तक लाहौर में वो कैंप जारी रहेगा, जिसे स्किल कैंप का नाम दिया गया है। जो पाकिस्तान की टीम है, दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी टीम ने 7 मई को लाहौर से रवाना होना है। इस कैंप की खासकर बात करें तो जो हमारी सिलेक्शन कमेटी से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमने ये रवायती कैंप का इनेकाद नहीं करना, बल्कि इसमें जो बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। उस हवाले से उन्हें मुख्तलिफ ड्रिल्स करवाई जाएंगी, कुछ टारगेट दिए जाएंगे, बॉलर्स को अलहदा से टारगेट दिए जाएंगे और बैटर्स को अलहदा से टारगेट दिए जाएंगे। ये सिलेक्शन कमेटी की जानिब से एक 3 रोजा स्किल्स कैंप का इनेकाद किया जाएगा। कैंप के हवाले से जो है वो डिटेल आपको बताते रहेंगे, गुलाम मुर्तज़ा आपसे तफसीलात लेंगे जैसे जैसे यहाँ से खबरें और वीडियोस और कुछ इंटरव्यूज मौसूल होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में जनाब बात करते हैं पीएसएल चैंपियन इस्लामाबाद 30वीं मरतबा चैंपियन बने और फिर कल अपने शहर पाकिस्तान के खूबसूरत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अपने फैंस के साथ इसको सेलिब्रेट किया। और उनके ज़ुखरुल मुमताज़ जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की मीडिया मैनेजर और खुद भी जर्नलिस्ट हैं, अपना शो भी टीवी चैनल्स पे करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुखरुल बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत खूबसूरत मनाजिर थे, चूँकि अब ये तवदीद बनती जा रही है कि माशाल्लाह जैसे लाहौर ने सेलिब्रेशन की, इस्लामाबाद भी अपने फैंस के साथ जो है वो सेलिब्रेट करता। खिलाड़ी मौजूद थे, फैंस मौजूद थे, मौसीकी भी थी और एक बड़ा यादगार दिन रहा कल इस्लामाबाद के फैंस के लिए। जी गफ्फार बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बड़ा यादगार और बड़ा बेहतरीन दिन था। और सबसे पहले इस्लामाबाद की आवाम का, लोगों का, फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में एक इवेंट हमने ऑर्गेनाइज कराया और लास्ट में एक कॉन्सर्ट था। तो लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2016 से हमने ये ट्रेंड स्टार्ट किया, उसको इम्प्रूव किया हमने फिर 2018 में, और अभी 2024 में तो ये बहुत ही मैसिव लेवल पे हुआ। और अक्सर लोग इस्लामाबाद के लोगों के बारे में ये बड़ी बात मशहूर होती है कि वो बाहर नहीं निकलते, बड़ा काम और बड़ा पीसफुल। भाई ओके, जो रात में कॉन्सर्ट था, जैसे मजाक की बात कर रहा हूँ, जब इस्लामाबाद जीतता है तो लोग कहते हैं कि सो ना गए हो। आई एम श्योर हसन रहीम वाले कॉन्सर्ट में ज्यादातर लोग मौजूद थे। बिल्कुल 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 ऐसा ही हुआ। और इवन अगर आपने वो रैली के मनाजिर देखे, जितने लोगों ने हमें, इवन जब रैली स्टार्ट हुई मारगला रोड शालीमार ग्राउंड से, तो लोग ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर पैदल हमारे साथ चलते रहे और उसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खवातीन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ये जो रैली है ये एंड हुई F9 पार्क में और उसके बाद वहाँ पे कॉन्सर्ट था और लोगों ने कॉन्सर्ट को भी एंजॉय किया। फैमिलीज भी वहाँ पे मौजूद थी, बच्चे भी वहाँ पे मौजूद थे। ऑब्वियसली हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी हमने स्पेशल इनविटेशन दिया था। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह की चीजें जो कि लोग इसका इंतजार करते हैं और ये होनी भी चाहिए। और टीम ने बड़ा भरपूर सपोर्ट किया। शादाब वहाँ पे मौजूद थे, इमाद वसीम थे, फहीम अशरफ थे, रोमान रईस थे, सब लोगों ने, सब प्लेयर्स ने, यंगस्टर्स ने स्पेशली जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स थे, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। फिर इसके अलावा हमारे कुछ यूनिवर्सिटी के और स्कूल के टूर्स थे, वो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। जब शादाब से मिले, इमाद से मिले, फहीम से मिले, अपने फैंस, अपने प्लेयर से मिले, तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी चीज है जो कि होनी चाहिए। और ऑब्वियसली एक टीम जब जीतती है तो ये सारी जो सेलिब्रेशंस हैं, पूरा साल में काफी गैप आ जाता है पीएसएल में, तो इस तरह बरकरार रखने के लिए छोटे छोटे इवेंट्स होने चाहिए ताकि पीएसएल का और क्रिकेट का जो मजा है वो साथ साथ चलता रहे। बिल्कुल। और खासतौर पर जैसे आपने कहा कि पूरा साल जो कि बड़ा होता है, तो आई होप कि आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ने कल एंजॉय किया, कुछ बाद में भी करना चाहेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। आगे हम समर्स में भी प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है इसी क्रिकेट के हवाले से, जो कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के फौरन बाद कुछ चीजें डिस्क्लोज करेंगे, अनाउंस करेंगे। और उसमें जैसे हमने सीजन 1 में
और सीजन 2-3 में यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज की थी, उन्हीं को दोबारा से रिवाइव करेंगे और अपने फैन जितने भी इंतजार कर रहे होते हैं क्रिकेट का, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जो अपने प्लेयर्स के साथ ना सिर्फ मिलना चाहते हैं बल्कि उनके साथ खेलना भी चाहते हैं, नेट्स शेयर करना चाहते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी सेलिब्रेशंस की भी चीजें हैं और क्रिकेट डेवलपमेंट की भी चीजें हैं जिस पे वर्किंग हो रही है और वो ऐसा हिसाब को नजर आएगा। और नुमान रईस के डांस पर आप क्या कहेंगे, बहुत वायरल हो रहा है वो? बिल्कुल जी, रोमान जो है वो, अगर आप उससे क्रिकेट की बात करें तो वो क्रिकेट का भी उनका एक बहुत जबरदस्त नॉलेज है। हर फन मौला है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस्लामाबाद की टीम हो, इस्लामाबाद के फैंस हो, हमारा खूबसूरत दारुल हुकूमत और इंतहाई खूबसूरत मनाजिर, तो क्यों ना फिर लोग जमा हो। तो बहुत मजा आया कल इसको देखकर सीन को। बहुत शुक्रिया ज़ुकर, आपने ज्वाइन किया और यकीन तो बनती है और पार्टी भी बनती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि वो इस चीज़ को एंजॉय करें। प्रोग्राम रीप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।